नमस्कार। इतिहास में कुछ पन्ने होते हैं और कुछ होती हैं कहानियां, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां सच और किंवदंतियां एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। ऐसी ही एक कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, जिन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। तो आज हम तराइन की उन लड़ाइयों की कहानी को समझेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, और ये भी जानेंगे कि एक ही राजा की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां, एक इतिहास की और एक लोक कथाओं की, क्यों मौजूद हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब पृथ्वीराज चौहान एक सम्राट के तौर पर उभर रहे थे। देखते हैं कि उस समय का माहौल कैसा था, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इतिहास के इस सबसे बड़े टकराव की जमीन तैयार की। आगे चलते हैं। तो बात है 12वीं सदी की। जरा सोचिए, उस वक्त उत्तर भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम था। मतलब गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के ढलने के बाद कोई एक बड़ी ताकत नहीं बची थी जो सबको साथ रख सके। नतीजा, चौहान, गैड़वाल, चंदेल, ये सब ताकतवर राजपूत वंश अपनी अपनी धाक जमाने में लगे थे। और जाहिर है, जब सब अपनी ताकत बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा? आपस में लड़ाइयां। और यही आपसी टकराव आगे चलकर एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गया। आगे चलते हैं। और इसी उथल पुथल के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी के नायक की, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें लोग राय पिथौरा के नाम से भी जानते थे। और जरा उम्र पर गौर कीजिए, महज 11 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठना, और सिर्फ 16 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने राजकाज पर ऐसी पकड़ बना ली कि सब हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ चंदेलों जैसे बड़े बड़े दुश्मनों को ही नहीं हराया, बल्कि दिल्ली में किला राय पिथौरा भी बनवाया, जो आज भी उनकी निशानी है। आगे चलते हैं। अब जब नायक है तो एक प्रतिद्वंदी भी होगा, तो मिलिए मोहम्मद गौरी से। ये अफगानिस्तान के घोर से आया था। लेकिन एक मिनट, ये महमूद गजनवी जैसे लुटेरों में से नहीं था। इसका इरादा कुछ और ही था। गौरी का सपना भारत में लूटपाट करना नहीं, बल्कि यहाँ पर एक स्थायी, एक परमानेंट साम्राज्य खड़ा करना था। और उसके पास एक ऐसा हथियार था जो राजपूत सेनाओं के लिए बिल्कुल नया था, उसके तेज तर्रार घुड़सवार तीरंदाज। ये छोटी सी फुर्तीली सेना भारी भरकम हाथियों और पैदल सैनिकों वाली सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली थी। आगे चलते। तो अब मंच तैयार है। एक तरफ हैं पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी। और अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक टकराव की, तराइन की उन दो लड़ाइयों की जिन्होंने वाकई हिंदुस्तान की किस्मत की लकीरों को बदल कर रख दिया। आगे चलते हैं। साल था 1919। मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले पर कब्जा करके पृथ्वीराज को सीधी चुनौती दे डाली। बस फिर क्या था, पृथ्वीराज अपनी विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में आ डटे। और वो क्या लड़ाई थी! राजपूतों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि गौरी की सेना के पैर उखड़ गए। दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय तो सीधे गौरी से जा भिड़े और उसे इतना घायल कर दिया कि उसकी सेना में भगदड़ मच गई। ये पृथ्वीराज चौहान की एक शानदार एक तरफा जीत थी। आगे चलते हैं। लेकिन इस जबरदस्त जीत के बाद क्या हुआ, यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ राजपूत खेमा जीत के जश्न में डूबा हुआ था। उन्होंने युद्ध के उसूलों का पालन किया और भागते हुए दुश्मन का पीछा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ घायल और अपमानित गौरी गजनी वापस लौटा, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। अगले 13 महीने उसने सिर्फ एक ही काम किया, तैयारी, तैयारी और तैयारी। उसने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया और एक ऐसी रणनीति बनाई जो अगली बार कोई गलती ना करे। आगे चलते हैं। ठीक 1 साल बाद 1192 में गौरी वापस आया, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा तैयार था। लेकिन इस बार उसने ताकत के साथ साथ धोखे का भी इस्तेमाल किया। उसने बातचीत का झूठा नाटक किया, राजपूतों को ये यकीन दिलाया कि वो हमला नहीं करेगा, और फिर सुबह होने से ठीक पहले जब सेना आराम कर रही थी, उसने अचानक धावा बोल दिया। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। घोड़ी के घुड़सवार तीरंदाज आते, तीर बरसाते और भाग जाते। इस हिट एंड रन टैक्टिक ने पृथ्वीराज की भारी भरकम सेना को थका दिया, तोड़ दिया। और इस बार नतीजा पलट चुका था। पृथ्वीराज की हार हुई और उन्हें पकड़ लिया गया। आगे चलते हैं। तराइन की ये दूसरी लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसका असर बहुत बहुत गहरा हुआ। इसने उत्तर भारत से राजपूतों के वर्चस्व को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत में तुर्की शासन यानी दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। आगे चलते हैं।
तो सवाल उठता है कि पृथ्वीराज का आखिर हुआ क्या? इतिहास क्या कहता है? देखिए, जो उस वक्त के फारसी और जैन रिकॉर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि उन्हें बंदी बनाकर अजमेर ले जाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय के लिए उन्हें गौरी के अधीन राज करने में दिया गया, लेकिन जब उन्होंने विद्रोह की कोशिश की तो उन्हें मौत की सजा दे दी गई। तो अगर हम सिर्फ ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो उनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। आगे चलते हैं। तो ये तो थी वो कहानी जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। लेकिन एक और कहानी है, एक ऐसी कहानी जो किताबों से ज्यादा लोगों के दिलों में बसती है, और वो कहानी है पृथ्वीराज रासो की। आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो को लिखा था उनके दोस्त और दरबारी कवि चंद बरदाई ने। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है। ये एक महाकाव्य है, एक एपिक पोएम जिसे ब्रज भाषा में लिखा गया, और इसे लड़ाई के काफी सालों बाद लिखा गया था। इसका मकसद फैक्ट्स बताना नहीं, बल्कि पृथ्वीराज को एक ऐसे हीरो के तौर पर पेश करना था जो कभी हार नहीं मानता और राजपूतों की शान को हमेशा के लिए अमर कर देना था। आगे चलते हैं। और रासो की सबसे फेमस कहानी कौन सी है? बिल्कुल, संयोगिता के स्वयंवर की। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी और फिर भरी सभा से उनका अपहरण, ये रासो का सबसे रोमांचक हिस्सा है। हालांकि कहानी में ये भी इशारा किया गया है कि शायद इसी प्रेम कहानी की वजह से पृथ्वीराज अपने राजकाज से थोड़ा भटक गए थे, जो कि एक तरह से उनके पतन की तरफ इशारा था। आगे चलते हैं। रासो का क्लाइमैक्स तो एकदम फिल्मी है। कहानी ये कहती है कि पृथ्वीराज को अंधा करके गजनी ले जाया गया। वहां चंदबरदाई गोरी को उकसाते हैं कि वो पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण चलाने की कला देखे, मतलब आवाज सुनकर निशाना लगाना। और फिर चंदबरदाई एक दोहा पढ़ते हैं, एक कोड, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये सुनते ही अंधे पृथ्वीराज आवाज की तरफ तीर चलाते हैं और गोरी वहीं ढेर हो जाता है। और इसके बाद अपने राजा का अपमान ना हो, इसलिए दोनों दोस्त एक दूसरे की जान लेकर अपना बलिदान दे देते हैं। आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास 2 तस्वीरें हैं, एक इतिहास की जो हार की बात करती है और दूसरी रासो की जो एक शानदार बदले की बात करती है। तो सवाल यही है कि सच कौन सा है? आगे चलते हैं। चलिए फैक्ट चेक करते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यानी ऐतिहासिक दस्तावेज बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि मोहम्मद गौरी की मौत 1206 में हुई थी, मतलब पृथ्वीराज की मौत के पूरे 14 साल बाद। इस एक तथ्य से ये साबित हो जाता है कि रासो में जो गौरी को मारने वाली कहानी है वो असलियत नहीं है, वो पोएटिक जस्टिस है, मतलब कविता के जरिए अपने हीरो को इंसाफ दिलाना, ताकि हारने के बाद भी वो लोगों के दिलों में एक विजेता बना रहे। आगे चलते हैं। तो फिर ये 2 अलग अलग कहानियां हैं ही क्यों? वजह सिंपल है, दोनों का मकसद अलग था। जो फारसी इतिहासकार थे, उनका काम था अपने सुल्तान की जीत को रिकॉर्ड करना, उसे ग्लोरीफाई करना, तो उन्होंने तारीखों और घटनाओं पर फोकस किया। और दूसरी तरफ जो राजपूत गाथाएं थीं, जैसे रासो, उनका मकसद था अपने राजा के सम्मान, उसकी वीरता और उसके बलिदान को अमर कर देना। उनके लिए सच तारीखों में नहीं, भावनाओं में था। आगे चलते हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद हम आखिर में क्या समझें? पृथ्वीराज चौहान की असली विरासत क्या है? इतिहास और कहानी के इस संगम से परे वो आज भी हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं? आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान आज भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने का, वीरता का और बलिदान का एक बहुत बड़ा सिंबल हैं। उन्हें अक्सर अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर याद किया जाता है। दिल्ली में किला राय पिथौरा के बचे हुए हिस्से आज भी उनकी कहानी कहते हैं, लेकिन उनकी असली जगह वो इतिहास की किताबों से ज्यादा लोक गीतों और हमारी यादों में है। यही बात उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक महानायक बनाती है। आगे चलते हैं। और आखिर में एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, चाहे इतिहास की तलवार ने उन्हें पराजित किया हो, लेकिन छंद ने उन्हें अमर बना दिया। हो सकता है कि इतिहास की किताबों में वो एक लड़ाई हार गए हों, लेकिन कविताओं और कहानियों ने उन्हें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर बना दिया है। और शायद यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी और सच्ची विरासत है।